Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज होने वाला है हमारा पार्ट 2 ऑफ द एमटीपी आरटीपी वीडियो। पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू एंड आज के पार्ट 2 में यानी आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जितने भी नए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐड अपॉन हुए हैं इन द एमटीपी एंड आरटीपी। मैंने ये सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सॉर्ट कर दिया है ताकि अगर आप एग्जाम के पहले इनको चैप्टर वाइज देखना चाहे तो आप आराम से देख पाए। फर्दर अगर आप आंसर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ पोर्शंस है, कुछ लाइंस है जो अंडरलाइन और बोल्ड किए गए हैं। तो दीज आर बेसिकली द की वर्ड्स और द की लाइन्स दैट यू शुडंट मिस इफ़ यू वांट टू गेट दैट परफेक्ट स्कोर। देखो सिंपल सी बात है, थ्योरी का पेपर है, तुम हूबहू बुक जैसा तो कॉपी नहीं कर सकते। देयर विल बी सम थिंग्स दैट यू विल राइट ऑन योर ओन। कुछ चीज़ें आप बुक के लिखोगे, कुछ पैराग्राफ्स आप खुद से लिखोगे, बट देयर आर सर्टेन पैराग्राफ, देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, जिसमें मेन एसेंस ऑफ द आंसर होता है, जिसके थ्रू यू कैन स्कोर दैट मार्क्स। तो मैंने वही सारे वर्ड्स, वही सारे लाइन्स आपके लिए अंडरलाइन कर दिए हैं कि कल को ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप ये लाइन ज़रूर लिख के आए ताकि यू कैन गेट दैट परफेक्ट 5 on 5 और 4 on 4। ऑल्सो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज वीडियो के एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीपी एनालिसिस, जहां हम समझेंगे कि एमटीपी में कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिस पे फोकस किया जा रहा है, जिससे मे बी वी कैन गेट अ हिंट कि हमारे एग्जाम में किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। XYZ Limited, a manufacturing company based in India, operates multiple plants across the country and deals in complex machinery which requires specialized maintenance and valuation expertise. XYZ Limited appointed CA Dhruv as the statutory auditor. During the audit, he observed that the management consistently applied the same method for valuation of inventory over the past few years, but this year, without proper disclosure, they switched to a different valuation method which resulted in higher reported profits. Does such matter fall within the scope of audit? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है XYZ लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड उसका ऑडिट सीए ध्रुव कर रहे हैं। ऑडिट के दौरान सीए ध्रुव को पता चला कि आज तक कंपनी जो मेथड लगा रही थी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वो पास्ट ईयर्स में सेम था, बट इस ईयर उन्होंने वो चेंज कर दिया है। एंड चेंज की वजह से जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े हाई हो गए हैं, प्लस इसके बारे में इन्होंने कुछ डिस्क्लोजर भी नहीं किया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है जिसके बारे में डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, क्या ये ध्रुव के स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है या नहीं आता है। सबसे पहले ये समझते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में 3 चीज़ें आती हैं। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारा आपकी स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है। मतलब सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते कहाँ से हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो वो सारा कुछ देखना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट से जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनते हैं उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी देखना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा 2 चीज़ें हैं जो स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आती है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड एनीथिंग विच इज आउटसाइड द कंपेटेंस ऑफ ऑडिटर वो स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता है। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ओवर द पास्ट ईयर सेम था बट इस ईयर चेंज हुआ है। एंड अगर आपको पता हो कि अगर आप मेथड ऑफ वैल्यूएशन यानी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो उसके बारे में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। इनफैक्ट ऑडिटर की भी जिम्मेदारियों में लिखा गया है कि उसको देखना चाहिए कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर चेंज है तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं है। सो दिस फॉल्स वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिटर। एंड इसमें जो ये प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाला पॉइंट अट्रैक्ट होगा कि प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखना भी ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर कि जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को पता होने चाहिए थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं है। सबसे पहले आप बताएंगे स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में, फिर थोड़ा बताएंगे केस के बारे में, फिर आप बताएंगे कि अपार्ट फ्रॉम स्कोप ऑफ ऑडिट ऐसे भी ऑडिटर की जिम्मेदारी है देखना कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर उसका चेंज है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं है। अगर बात करें स्कोप ऑफ ऑडिट की, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिस फॉल्स वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो मिथ है,
एक जो मिथ है बहुत सारे बच्चों के मन में जो होता है कि लॉ जैसे आंसर ऑडिट में भी लिखना होता है, पहले अपने जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर केस एनालिसिस लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो मेजर पार्ट जो है वो कंटेंट पे, मेजर पार्ट जो है वो कंटेंट पे गया है आंसर का, नॉट ऑन केस एनालिसिस और कंक्लूजन। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर लिख रहे हैं कि आपका फोकस ऑडिट में ज़्यादा कंटेंट पे होना चाहिए। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए, उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करिए, फिर थोड़ा सा केस एनालिसिस पे आइए, एंड लास्टली आप कंक्लूजन 1 से 2 लाइन का भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। मैंने पेपर एनालिसिस वाले वीडियो में भी आपको बताया था दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एवरेज मार्क्स इन ऑल द 3 अटेम्प्ट्स हैव बीन 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क की क्वेश्चन आप आराम से इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। The assistant of CA Bhavik is assigned responsibility of drafting audit program relating to purchases appearing in the financial statements of Arya Industries, a partnership firm for the financial year 23-24. The said firm is a GST registered taxpayer and is engaged in the manufacturing of packing boxes from a special type of paper taxable under GST. Draft a sample audit program for purchases. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करना है इन रिलेशन टू परचेजेस फॉर आर्या इंडस्ट्रीज। अब सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? मैम, ऑडिट प्रोग्राम इज बेसिकली अ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डिटेल सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट आर टू बी कैरीड आउट। तो यहाँ पे मैं बता दूं 2 चैप्टर्स का यूज होगा, नॉट जस्ट ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, क्योंकि आपको ऑडिट प्रोग्राम का जो ढांचा है, ऑडिट प्रोग्राम का जो आपको फॉर्मुलेशन है, ऑडिट प्रोग्राम का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो तो आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम और प्लानिंग वाले चैप्टर से मिल जाएगा। पर परचेजेस के जो ऑडिट प्रोसीजर है कि परचेजेस में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगने चाहिए, ये आपको ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस वाले चैप्टर से मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों चैप्टर का मिला के यूज होगा। फॉर्मेट आप लेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम वाले चैप्टर से, एंड प्रोसीजर्स आप लेंगे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस वाले चैप्टर से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम ऑडिट प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो प्लीज़ अपने आंखें खोलिए, आईसीआई का जो स्टडी मॉड्यूल है एक बार उसमें जाके देखिए। ऑडिट प्रोग्राम के नीचे उन्होंने वेल फॉर्मेट में पूरा ऑडिट प्रोग्राम आपको सजा के दिया है, दिखाया है ऑडिट प्रोग्राम कैसा होता है। तो दे कैन ऑब्वियसली आस्क फॉर दिस इन द एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल मत कहिएगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, स्टडी मॉड्यूल में जो भी है वो सब आपके सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम दिखता कैसे है। तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ कंसर्न, फिर आएगा फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों का इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन ने दे रखा था। इसके अलावा प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय एंड अप्रूव्ड बाय आएगा। नाम के साथ साथ एक और चीज आएगी, डेट, किस दिन प्रिपेयर हुआ, किस दिन रिव्यू हुआ और किस दिन अप्रूव हुआ। अगर बात करें ऑडिट प्रोग्राम के टेबल की तो नेचर ऑफ प्रोसीजर आएगा, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग आएगी। अगर आपको एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम याद हो तो उसमें लिखा है कि पार्टनर को ऑडिट प्रोग्राम से यही हेल्प होती है क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन रहता है कितना तक काम हो गया है, तो उसको बार बार असिस्टेंट से पूछना नहीं होता है। तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग मेंशन रहता है, डन बाय मेंशन रहता है। ऑडिट प्रोग्राम का एक और एडवांटेज ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होता है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो साइन कर रहा है, तो डन बाय मेंशनड होता है। एंड साथ साथ बेसिस ऑफ सैंपल, जो सैंपल असिस्टेंट ने या जो सैंपल ऑडिटर ने ड्रॉ किया है उसका बेसिस क्या है ये भी आपको बताना पड़ता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा, अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है ऑडिट प्रोग्राम का फॉर्मेट, तो एक बार साथ साथ याद कर लीजिए। सबसे पहले नेम ऑफ कंसर्न आएगा, फिर फाइनेंशियल ईयर आएगा, फिर प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय आएगा। नाम के साथ साथ एक और चीज आएगी दैट इज डेट, तो ये मिस आउट नहीं करिएगा। अगर बात करें ऑडिट प्रोग्राम के टेबल की तो प्रोसीजर्स आएंगे, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग आएगा, बेसिस ऑफ सैंपल आएगा एंड डन बाय आएगा। Next, CA Tina, the auditor of Sky Limited, asked its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting audit of Sky Limited. CA Tina also insists him to draw detailed audit procedures. In response to the auditor's request, the finance head of the company completes the audit strategy as well as audit procedures. Subsequently, the auditor realizes that effectiveness of audit is compromised and it was his responsibility to prepare the overall
ऑडिट स्ट्रैटेजी कमेंट। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि स्काई लिमिटेड करके कंपनी है, उसका ऑडिट सीए टीना कर रही है। अभी सीए टीना ने सोचा यार ऑडिट में क्या होता है, खाने का, पीने का, सो जाने का, तो उसने क्या किया, स्काई लिमिटेड के जो फिनेंस और ऑडिट हेड है उसी को कह दिया कि एक काम करो, ऑडिट प्लानिंग भी तुम बना दो, ऑडिट स्ट्रैटेजी भी तुम बना दो और ऑडिट प्रोग्राम भी तुम बना दो। अब ये बोल तो दिया, सामने वाले ने बना भी दिया ऑडिटर के डर से। जब सामने वाले ने बना दिया तब टीना को अचानक से मन में रियलाइजेशन हुआ, ओ माय गॉड, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इसी के बारे में आपको बताना है कि सीए टीना ने जो पहले किया, यानी फिनेंस और ऑडिट हेड को ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम बनाने कहा, वो ज़्यादा सही है या जो अभी उसको अचानक से रियलाइजेशन हुआ है वो सही है। तो मैं बता दूं यहाँ पे सीए टीना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम बनाना ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है, वो ये काम मैनेजमेंट को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑडिट प्लान, स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम बनने के बाद ऑडिटर ये चीज़ मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है सो दैट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट इज एनहांस, सो दैट उसको टाइमली पेपर मिल जाए। पर इस टाइम पे भी हम यही बोलते हैं कि जब आप शेयर कर रहे हैं तो ओवर शेयर मत करिए, टू इंश्योर दैट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। मतलब ऐसे शेयर मत करिए कि मैनेजमेंट को सब कुछ पहले से ही पता चल जाए और वो पहले से ही प्री रेडी हो जाए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पर आई गेस इसकी ड्राफ्टिंग करने में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होगी, आंसर लिखने में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करना है। फिर आपको बताना है कि ये ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग सब बनाना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी और की नहीं। उसके बाद आपको आना है कंक्लूजन में एंड बताना है सीए टीना जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल से। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट दिस इज़ ऑल्सो दैट चैप्टर जो बच्चे करना नहीं चाहते हैं। बट मैं बता दूं आपके पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इससे भी हर टर्म में 12 मार्क के क्वेश्चन आराम से देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ 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 डू नॉट स्किप इट। अगर आपसे ये चैप्टर नहीं हो रहा तो इसको तोड़ तोड़ के करो। मतलब एक दिन रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कर लिया, एक दिन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कर लिया, एक दिन इंटरनल कंट्रोल कर लिया, तो ऐसे तोड़ तोड़ के करो, बट प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस चैप्टर। In an automated environment, general IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support effective functioning of application controls. It includes access security as well as program change. What are the objectives and activities included in the access security and program change? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से, जिससे इन्होंने सबसे पहले जनरल आईटी कंट्रोल्स को डिफाइन किया है। मैं बता दूं जनरल आईटी कंट्रोल्स को हम परवेजिव कंट्रोल्स भी बोलते हैं, क्योंकि दे रिलेट टू मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड उनका काम सिर्फ कोई एक एप्लीकेशन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। अब ये बता रहे हैं कि जनरल आईटी कंट्रोल में दो चीज़ें आती हैं, जैसे एक्सेस सिक्योरिटी और प्रोग्राम चेंज। एंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो एक्सेस सिक्योरिटी और प्रोग्राम चेंज है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज़ क्या है। अब एक तो इन्होंने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी एक ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछा जिसको देख के आधे ही बच्चे ऐसे ढेर हो जाएंगे कि हमें तो नहीं आता है। नाउ द ट्रिक टू डू दिस क्वेश्चन इज नाम पे जाओ, नाम पे जाओ। तो सबसे पहले आपसे किसके बारे में पूछा, एक्सेस सिक्योरिटी के बारे में। इसका नाम सुन के लग रहा है कि मैम ये कुछ सिक्योरिटी के एक्सेस से रिलेटेड होगा, एक्सेस सबको नहीं मिलना चाहिए, एक्सेस शुड बी ओनली टू द ऑथराइज्ड पर्सन, कुछ ऐसा सा ही सुन के लग रहा है। आई एम वेरी श्योर ये चीज़ आपको भी लग रही होगी। एंड मैं बता दूं आंसर भी यही है, आंसर भी यही है। एक्सेस सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव यही होता है दैट एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड। मतलब किसी भी गलत पर्सन को एक्सेस नहीं मिल जाए, किसी भी गलत इंसान के हाथ पे डेटा नहीं चला जाए। इसके एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आप इसमें से कोई 4-5 भी याद करके चले जाएंगे, सिर्फ आगे का नाम याद करके चले जाए, पीछे आपको सिक्योरिटी लगाना है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ऐसा भी होता है कई बार एग्जाम में हम पहले ही डर जाते हैं, यार मुझे तो नहीं आता, बट कई बार नाम के बेसिस पे ही आपको आंसर मिल जाता है। तो डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। अगर आपने 2 सब पार्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं, तीसरा आपको नहीं आता, तो उस टाइम जितना दिमाग चल रहा है, उस टाइम जैसा लग रहा है वैसा लिख के आ जाओ। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 0 ही मिलेगा। पर हो सकता है ना जो आपके दिमाग ने उस टाइम सोचा वो करेक्ट हो एंड आपको 2 या 3 नंबर मिल जाए। सो डू नॉट skip any question.
नेक्स्ट इन्होंने पूछा था प्रोग्राम चेंज के बारे में, तो इसके भी नाम पे जाओ। मैम ये कुछ चेंज से रिलेटेड लग रहा है, तो बिल्कुल सही है। इसका काम यही है कि जितने भी मॉडिफाइड सिस्टम है, जितने भी चेंज सिस्टम्स है, दे आर कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो भी चेंजेस हुए वो सही हुए हैं एंड चेंजेस के हिसाब से जैसा काम होना चाहिए था वैसा हुआ है। इसकी एक्टिविटीज़ में क्या आता है? चेंज इन मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स भी आसान है, एक्टिविटीज़ भी आसान है। आई गेस हर बच्चा अगर एक बार ये क्वेश्चन रीड भी करके चला जाए ना, तो एग्जाम में कम से कम लिख तो आराम से पाएगा। नेक्स्ट, identify and briefly explain the components of risk of material misstatement involved in the following situations। तो आपको 3 situations दिए हैं, आपको बताना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है इन केसेस में। अगर बात करें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, IR एंड CR, यानी इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब द ससेप्टेबिलिटी ऑफ सम ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, क्लासेस और डिस्क्लोजर्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी कंट्रोल। मतलब ये स्टार्टिंग से ही थोड़े रिस्की एंड पे होते हैं, जैसे कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गए, ऐसे ट्रांजैक्शंस हो गए जहाँ पे रिलेटेड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो गए, तो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी कंट्रोल इनका इनहेरेंट नेचर जो होता है वो रिस्की होता है। फिर बात करते हैं कंट्रोल रिस्क की। तो कंट्रोल रिस्क मतलब या तो कंट्रोल्स जहाँ पे होने चाहिए थे वहाँ पे है नहीं, या कंट्रोल्स जहाँ पे हैं भी वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो कंट्रोल्स प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट है तो अपना काम सही से नहीं कर रहे, यानी प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले GHK Private Limited is a startup engaged in providing comprehensive solutions to the issue of paddy stubble burning, mainly catering to the needs of farmers of northwestern India. Due to importance given by the government to this issue, companies have entered the market in the past few years. Many of these companies have not been successful and have gone bust. तो यहाँ पे बोल रहा है GHK प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड बेसिकली एक स्टार्टअप है। क्या काम कर रहा है? पैडी स्टबल बर्निंग की इशू को सॉल्व कर रहा है। अब क्योंकि एग्रीकल्चर का मामला है तो गवर्नमेंट भी बहुत इन्वॉल्व है, एंड गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने से बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज ने इस सेगमेंट पे एंटर किया, पर बहुत सारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं रह पाई एंड दे हैव गॉन बस्ट, मतलब वो बंद हो गई है। तो मतलब इस एरिया में कंपटीशन भी ज़्यादा है, प्लस इस एरिया में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। और मैं बता दूं, जब किसी भी बिजनेस में कंपोनेंट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कंपोनेंट ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो देयर यू कैन एक्सपेक्ट रॉमम ज़्यादा ही होगा। वहाँ पे कंपनीज अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल ट्राई करेंगे कि वो मैनिपुलेटिव फिगर्स डाले, जिससे शेयर होल्डर्स एक बार को ट्रस्ट करके उन पर इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी कंट्रोल ये जो एंटिटी का बिजनेस है वो इनहेरेंटली रिस्की है, एंड यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क का कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट, a company has devised a control that its inventory of perishable goods is stored in appropriate conditions in a controlled environment to prevent any damage to inventory. Responsibility is fixed on 2 people to monitor the environment using sensors and to report on deviations. तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेरिशेबल गुड्स की इन्वेंट्री है। पेरिशेबल मतलब जो आसानी से ख़राब हो जाते हैं, उन गुड्स की इन्वेंट्री है, एंड टू इंश्योर कि दे आर स्टोर्ड इन प्रॉपर कंडीशंस कंपनी ने क्या किया है? कंट्रोल लगाया है। कंट्रोल के कंट्रोल कैसा लगाया है? थ्रू अ सेंसर और थ्रू अ कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 2 लोगों को दी गई है कि ये 2 लोग इसको देखेंगे कि प्रॉपर कंट्रोल्स चल रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर सेंसर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है? मैम हर जगह तो कंट्रोल 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 लिखा ही है इन्होंने, हर जगह तो यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल लिखा ही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कंट्रोल रिस्क, यानी कंपनी वांट्स टू इंश्योर कि कोई भी मिसस्टेटमेंट्स है तो वो प्रॉपरली टाइमली डिटेक्ट हो जाए, एंड अगर वो नहीं डिटेक्ट हो रही तो मतलब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा, एंड यहाँ पे कंट्रोल रिस्क का कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट ऑफ रोमम इन्वॉल्व हो रहा है? कंट्रोल रिस्क। Last, Shri Foods Private Limited is engaged in the manufacturing of garlic bread. The auditors of the company have planned audit procedures in respect of recognition of revenue of the company. Despite that, there is a possibility that misstatements in revenue recognition are not identified by planned audit procedures. अब यहाँ पे जो आंसर है ना, यहाँ पे जो आंसर है वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। क्यों?
तो आपको पता है डिटेक्शन रिस्क के बारे में, आपको पता है डिटेक्शन रिस्क के बारे में, डिटेक्शन रिस्क मतलब द ऑडिट प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द ऑडिटर वर नॉट एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल misstatements. The audit procedures used by the auditor were not able to detect the material misstatements. And यहाँ पे exactly इन्होंने यही कहा है, तो यहाँ पे जो component है that is detection risk. But detection risk risk of material misstatement का component नहीं होता, audit risk का component होता है. तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है इंस्टीट्यूट से. यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे ऑडिट रिस्क होगा. एंड यहाँ पे पूछा जाएगा कि ऑडिट रिस्क के कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है. तो फर्स्ट आंसर होगा इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क एंड तीसरा डिटेक्शन रिस्क. तो घर पे जब भी आप ये सॉल्व करें तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं, ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया है. तो सबसे पहले आएगा आपका इनहेरेंट रिस्क, दूसरा आएगा कंट्रोल रिस्क, तीसरा आएगा डिटेक्शन रिस्क. मैम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखना चाहिए? इट इज़ एडवाइस कि इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क को डिफाइन करिए, उसके बाद थोड़ा केस से रिलेट करिए एंड फिर अपना आंसर लिखिए. नेक्स्ट, auditors are required to obtain an understanding of internal control relevant to audit when identifying and assessing its effectiveness and risk of material misstatement. PDC Limited appointed CA Nikhil as the auditor for the financial year 23-24. During the audit, he observed that significant deficiency exists in the internal control system and he wants to ascertain the same. Elucidate the various indicators of significant deficiencies which will help you in assessing the efficiency of internal control system of the organization. तो यहाँ पे आपको बोल रहा है PDC Limited करके एक कंपनी है एंड उसका ऑडिट सीए निखिल कर रहे हैं. ऑडिट के दौरान उनको लगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है इंटरनल कंट्रोल में. क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता चले सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल में है या नहीं है. मैं बता दूं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी आपको ये बताया है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ये एमटीपी में पूछा गया, आरटीपी में पूछा गया, पास्ट आरटीपी एमटीपी पे भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए, तो हो सकता है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए. अगर बात करें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल की इंडिकेटर की, तो सबसे पहले तो 3 पॉइंट्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है. या तो एंटिटी में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है नहीं, दूसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तो है पर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता, तीसरा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी है, वो मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट करके भी दे रहा है पर जो कंपनी है वो इसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाती. तो दैट इज एन एविडेंस कि इंटरनल कंट्रोल में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है. क्योंकि सिंपल सी बात करो, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क का बहुत गहरा संबंध होता है. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ है तो आप कैसे कंट्रोल लगाओगे. सपोज एंटिटी में 10 आइटम्स है, एंटिटी में 10 आइटम्स है, अब मुझे पता ही नहीं है रोमम कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, मैं कैसे इंटरनल कंट्रोल लगाऊंगी? मैं तो बराबर का इंटरनल कंट्रोल सब पे लगा के आ जाऊंगी. हो सकता है ना एक आइटम को ज़्यादा कंट्रोल्स की ज़रूरत है और दूसरे आइटम को कंट्रोल्स की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क सही असेस हो, क्योंकि अगर रिस्क सही असेस नहीं होगा तो इंटरनल कंट्रोल कभी भी सही नहीं लगेगा. तो सबसे पहले तो 3 जो पॉइंट्स हैं वो आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है. अगर ये तीनों चीज़ें हैं मतलब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एक्सिस्ट. इसके अलावा अगर ऑडिट प्रोसीजर्स के थ्रू ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट्स के बारे में पता चला है जो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं हुए थे इंटरनल कंट्रोल से, सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का इंडिकेटर. फिर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रायर पीरियड या प्रीवियस पीरियड से रिलेट करता है जो आज भी सॉल्व नहीं हुआ है, सो दैट इज एन इंडिकेटर. फिर जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरसी करने के लिए, अगर वो सही से नहीं कर रहे सो दैट इज़ एन इंडिकेटर. इसके अलावा अगर प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं है उन ट्रांजैक्शंस पे जहाँ पे मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है, सो दैट इज़ एन इंडिकेटर. मैनेजमेंट का छोटे से छोटा फ्रॉड का इंडिकेटर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का इंडिकेटर. बिकॉज मैं बता रही हूँ मैनेजमेंट का वो फ्रॉड छोटा सा अपने को दिखता है बट भीतर अंदर वो बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, वो कंपनी को अंदर से पूरा खोखला कर देता है. तो छोटा से छोटा भी अगर मैनेजमेंट फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ कंट्रोल्स द्वारा, सो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. एंड लास्टली ऑल्टर ने कंट्रोल्स के बारे में बताया, इंटरनल ऑल्टर ने कंट्रोल्स के बारे में बताया, कोई टीम आई उन्होंने कंट्रोल्स के बारे में बताया, बट अगर उसको मैनेजमेंट सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, सो दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. तो पॉइंट्स आसान है, 3 पॉइंट्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के याद कर लो, यहाँ से और 3 पॉइंट्स याद कर लो एंड केसेस ऑफ इनएफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट याद कर लो. ये तो पूरे मिला के 9 पॉइंट्स हो जाएंगे. मुझे लगता है आप 6 से 7 पॉइंट्स भी याद कर लोगे तो दैट इज मोर देन एनफ. पर मिस आउट करके मत जाना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक.
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि है चैप्टर 4 ऑडिट एविडेंस से। ग्रेप लिमिटेड प्रेजेंटेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू इट्स ऑडिटर फॉर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन thereon. The auditor, while carrying out the audit, started comparing various items of profit and loss of the year under audit with the previous financial year. What is auditor trying to achieve by carrying out these comparisons? तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रेप लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड उसका ऑडिट हो रहा है। ऑडिटर ने स्टार्टिंग में क्या किया, करंट ईयर पीएनएल को प्रीवियस ईयर पीएनएल से कंपेयर करना चाहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का पीएनएल का कंपैरिजन कर रहा है ऑडिटर, इससे वो क्या अचीव करना चाहता है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ऐसे शब्द दिखे जैसे कंपैरिजन, रिलेशनशिप, आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे प्रयोग हो रहा है ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर का। तो सबसे पहली चीज ऑडिटर कर क्या रहा है मैम, वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा है। अब वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्यों अप्लाई कर रहा है, तो जब आप अपने आर्टिकलशिप में भी जाएंगे तो आप देखेंगे ऑडिट का सबसे पहला एस्पेक्ट यही होता है कि आप करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि देखो आप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तो लगाओगे ही, फैप तो लगाओगे ही, इंटरनल कंट्रोल तो देखोगे ही, बट एक बार आपको बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि मुझे कहाँ प्रोसीजर ज़्यादा लगाने हैं, कहाँ कम। लास्ट ईयर सेल्स था 100, इस ईयर सेल्स हो गया है 1000, तो क्या 10x जंप है? हाँ। तो क्या विदाउट एनी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आपको पता है यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे? हाँ मैम पता है। लास्ट ईयर परचेजेस था 50, इस ईयर परचेजेस हो गया है 55, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में चलो रिस्क निकला तो ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, बट अभी इसको देख के क्या आपको लग रहा है ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत है? नहीं मैम, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कम प्रोसीजर्स लगाने से भी चलेगा। सो करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करके सबसे पहले ये पता चलता है कहाँ कहाँ पे मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत है, एंड कहाँ कम से काम चल जाएगा। ऑब्वियसली यू विल अप्लाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑब्वियसली आप इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे एंड उसके रिजल्ट्स में भी जो भी आएगा आप उस हिसाब से फैप डिजाइन करेंगे, बट इससे आपको एक बार बर्ड आई व्यू मिल जाता है। फर्दर आपको पता हो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, यानी वो डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर सेल्स का कंपैरिजन कर सकते हो एंड इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो परसेंटेज है एज टू द सेल्स उसका भी कंपैरिजन कर सकते हो। यानी अगर लास्ट ईयर सेल्स था 100 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस था 50 और इस ईयर आपको दिख रहा है कि जो सेल्स है वो हो गया है 1000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए हैं 5000, तो यहाँ पे तो भैया दिक्कत है, यहाँ पे तो भैया दिक्कत है, क्योंकि लास्ट ईयर तो 50% ही थे एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर तो 50% ही थे एक्सपेंसेस। इस बार ऐसा कैसे हो गया, इस बार अचानक से 5 टाइम्स कैसे हो गया सेल्स का? ये तो यहाँ पे मतलब कुछ अनयूजुअल चीज दिख रही है, यहाँ पे कोई फ्रॉड इंडिकेटर हो सकता है, यहाँ पे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कंपैरिजन कर सकते हो एंड प्रोपोर्शनली देख सकते हो कि करेक्ट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो ये सब चीज़ कभी भी आपको नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के नहीं पता चलेगी, जब आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जाओगे ना तभी आपको पता चलेगी। तो कंपैरिजन से आपको अनयूजुअल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में पता चलता है। फर्दर अगर कोई फ्रॉड इंडिकेटर है, जैसे ये वाले चीज़ में तो पूरा लग रहा है कि कुछ फ्रॉड हुआ है, एक्सपेंसेस में कुछ झोल हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको कंपैरिजन से ही पता चल जाएगा। तो क्या क्या पर्पस है, सबसे पहले इंक्रीज डिक्रीज के बारे में पता चलेगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस एक्सपेंडिचर्स रिलेटिंग टू सेल्स उसके बारे में पता चलेगा। अगर कोई फ्रॉड लग रहा है यानी कुछ मैनिपुलेशन लग रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसके बारे में पता चलेगा, एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के बारे में भी पता चलेगा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। शायद मुझे लगता है 2018 या 19 के आरटीपी एमटीपी में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद दोबारा कभी देखने नहीं मिला, इस बार फिर से आरटीपी में देखने मिला है। तो हो सकता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो एक बार रीड ज़रूर करके जाइएगा। Next, CAT, the statutory auditor of the company, is in the process of designing external confirmation request to be sent to trade receivables outstanding as of 31st March 24. As properly designed confirmation requests are essential to ensure the reliability and effectiveness of audit evidence obtained. Further, well-structured requests help in reducing risk of material misstatement, non-responses, or misunderstanding by the recipients. In this context, explain why designing a proper confirmation request is necessary and discuss the key factors an auditor should consider when designing confirmation request. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉपर confirmation request डिजाइन करते समय कौन से
फैक्टर्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए एंड वाई प्रॉपर कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो इसको ना मैं ऐसे समझाती हूँ अपने क्लास में भी कि सपोज आपके घर पे एक शादी का कार्ड आया, शादी के कार्ड में कुछ भी सही से मेंशन नहीं है, प्लस आपको कॉल वॉल भी नहीं आया कि शादी में आना है, शादी में आना है, कि आप जाओगे। बट वहीं एक शादी का कार्ड आया, बहुत सुंदर से उसमें सारी जगहों के बारे में मेंशनड है, पूरा एड्रेस वैड्रेस मेंशनड है, गूगल मैप का उन्होंने लिंक डाल रखा है, 4 बार आपके घर पे कॉल आ गया है, क्या आप जाना चाहेंगे? तो बिल्कुल वैसा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में भी होता है, जिसको आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेज रहे हैं, अगर उस लेटर में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं होगा तो समझ जाइए, देखिए अगले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज़ ढूंढेगा और फिर आपको रिप्लाई करेगा, वो नहीं रिप्लाई करेगा। तो इफ़ यू वांट अ रिस्पॉन्स, आपका जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेटर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, सब कुछ मैंशन होना चाहिए, प्लस अगर आप उसे टाइम टू टाइम फॉलो बैक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो एक ऑडिटर को कंसिडर करने चाहिए वाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? सबसे पहला, असर्शन बीइंग एड्रेस्ड, कौन सा असर्शन आप एड्रेस करना चाह रहे हैं थ्रू दैट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर रोमम हाई है तो क्या आप नेगेटिव कन्फर्मेशन का यूज़ करेंगे? नहीं मैम, तब हम पॉजिटिव कन्फर्मेशन का यूज़ करेंगे। बट वही अगर रोमम लो है तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव कन्फर्मेशन का यूज़ करेंगे। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, प्रेजेंटेशन जो है कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट की वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, सारी डिटेल सही से मेंशन होनी चाहिए। प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिटर ऑफ सिमिलर एंगेजमेंट, अगर ऑडिटर ने इसी कंपनी का ऑडिट पहले कर रखा है और उसको पता है यहाँ के लोग ब्लैंक कन्फर्मेशन का रिप्लाई करते हैं तो वो ब्लैंक कन्फर्मेशन का यूज़ कर सकता है, अगर उसको लगता है पॉजिटिव का रिप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव का यूज़ कर सकता है, नेगेटिव का रिप्लाई करते हैं तो नेगेटिव का यूज़ कर सकता है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी चिट्ठी भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो या कबूतर के थ्रू कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भिजवा रहे हो, इसके बारे में भी बता दो। मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन और इनकरेजमेंट टू द कन्फर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर, अभी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? तो देखो, जो कन्फर्मिंग पार्टी है ना, उसका आए दिन बातचीत ऑडिटर से नहीं होता, उसका आए दिन बातचीत मैनेजमेंट से होता है, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इज मैनेजमेंट एंड नॉट ऑडिटर। ऑडिटर उसके लिए एक थर्ड पार्टी है, ऑडिटर उसके लिए एक अनजान इंसान है। तो जब तक मैनेजमेंट उसको इनकरेज नहीं करेगा ना कि नहीं भैया ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर को रिप्लाई कर दे, ऑडिटर का रिस्पॉन्स दे दे, तब तक वो नहीं देगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैनेजमेंट इनकरेजेज एंड ऑथराइजेज द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू द auditor. And lastly, ability of the intending confirming party to confirm or provide the information, अगर confirming party को बोलोगे कि भैया ये 10,000 transactions confirm करके दे दे, वो आपकी लेटर का रिस्पॉन्स तो कभी भी नहीं करेगा, प्लस आपको जो जूते देगा वो अलग, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना काम धंधा साइड करके सिर्फ आपका कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का रिप्लाई करे। तो ऐसा कुछ मत पूछिए कि सामने वाला पार्टी रिप्लाई नहीं कर पाए, रीजनेबल डेटा पूछिए, बैलेंस एज ईयर एंड कुछ ट्रांजैक्शंस कंफर्म करना है तो वो सब कराइए। जो ऐसा डेटा आपको लग रहा है वो सामने वाला पार्टी नहीं कंफर्म कर सकता है या उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, तो ऐसे डेटा के बारे में मत पूछिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, आइटम्स ऑफ एफएस। अब चैप्टर के नाम सुन के बहुत लोग खौफ में आ गए होंगे कि मैम हमसे तो नहीं हो पाएगा ये चैप्टर, हम तो नहीं आंसर कर पाएंगे इसके क्वेश्चंस। बट द गुड पार्ट इज एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चंस जो आए वो आसान थे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू आंसर। During the audit of Grace Private Limited, CA Tanu notices that significant amount of depreciation and amortization charges are reflected in the financial statements of the company. Which attributes need to be considered by him while verifying such depreciation and amortization charges? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है depreciation and amortization charges verify करते समय कौन सा attributes है जो एक auditor को consider करना चाहिए? Attributes का मतलब क्या होता है? Characteristics और features। अब बहुत लोग बोलेंगे मैम ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस वाले चैप्टर में तो सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ाया था, ये एट्रीब्यूट्स करके तो कोई वर्ड नहीं था। बट अगर आप ऐसा कह रहे हैं मतलब आपने या तो आइटम्स ऑफ एफएस का वीडियो नहीं देखा या आपने आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पहले पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक ऑडिटर को कंसिडर करने होता है, एंड फिर ऑडिट प्रोसीजर्स की बात की गई है। सो दिस इज़ वेल विद इन द सिलेबस एंड द गुड पार्ट इज इट इज़ वेरी ईजी। एक बार अभी आंसर मैं पढ़ देती हूँ, आप सुन लीजिए, अगर आप सुन लेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा। तो अगर कोई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आराम से लिख
पाएंगे। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक ऑडिटर को कंसिडर करने होते हैं इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सबसे पहले क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चॉइस होता है कंपनी के पास? हाँ मैम होता है। तो सबसे पहले ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर उसको देखना चाहिए क्या ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी है एज पर फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं है। फिर उसको देखना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट तो है ना, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट हो गया है या नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होता है मैम? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। तो देख लो डेप्रिसिएशन ऐसे ही कैलकुलेट हुआ है, यानी रेसिडुअल वैल्यू का प्रॉपर एडजस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा 3 चीज़ें देखने हैं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्जेस वैलिड है, एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड है, एंड रिकॉर्डेड इन द अप्रोप्रिएट पीरियड तो है ना। लास्टली अगर कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन है तो सबका देख लो डेप्रिसिएशन प्रॉपर हुआ है एंड उस कंपोनेंट पे जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वही लगा है। तो कुछ अलग बताया मैंने, कुछ बहुत बाहर का बताया नहीं मैम, इतना हमें ऑलरेडी आता था। तो कई बार जैसा मैंने पहले कहा कि हम क्वेश्चन देख के इतना डर जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, बट वी ऑलरेडी नो द आंसर। इफ नॉट थ्रू ऑडिट हमें किसी और सब्जेक्ट से उसका आंसर पता होता है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स आपको अकाउंटिंग पॉलिसी पे लिखने हैं, 3 पॉइंट्स आपके चार्जेस पे हो गए, एक आपका कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन हो गया एंड एक हो गया आपका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन से रिलेशन में। नेक्स्ट, WEQ Limited has issued shares for cash at a premium. In accordance with Section 52 of the Companies Act, the company is required to transfer the premium received from the issuance of shares to the securities premium account. What are the specific applications allowed for funds in the securities premium account as per provisions of Companies Act 2013? तो यहाँ पे आपसे पूछा है सेक्शन 52 के हिसाब से कहाँ कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आप शेयर प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। अब बताओ, ये ऑडिट का क्वेश्चन है, ये लॉ का क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी लॉ में इसके बारे में पढ़ के आते हैं। एंड ये मुझे लगता है एक ऐसा सवाल है जो हर बच्चे को याद होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है? सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में यूज़ हो सकता है, बोनस शेयर्स इशू करने में यूज़ हो सकता है, कमीशन और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में यूज़ हो सकता है, प्रीमियम पे करने में यूज़ हो सकता है, एंड लास्टली बायबैक में यूज़ हो सकता है। तो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले भगवान को 2 मिनट प्रेयर करना, भगवान को बोलना थैंक यू एंड उसके बाद लिखना स्टार्ट करना, क्योंकि ये बहुत बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट, SRT Private Limited based in Mumbai is engaged in the export of brassware goods. The company has huge export receivables as on 31st March 24. It is also analyzed from the export sales accounts of the company that large number of small shipments were almost dispatched daily during the month of March 24. The auditor is ensuring that all goods dispatched to prior year end have been invoiced. Which assertion concerning trade receivable is being verified by the auditor? List out few other procedures you would adopt as an auditor to verify this assertion. तो यहाँ पे बोल रहा है SRT प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड वो ब्रासवेयर गुड्स एक्सपोर्ट करती है। एज ऑन 31 मार्च इनके ह्यूज ट्रेड रिसीवेबल्स है एंड जब एक्सपोर्ट सेल्स को देखा गया तो पता चला मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो मार्च के महीने में हुई थी। ऑडिटर जो है वो देखना चाह रहे हैं कि जितने गुड्स डिस्पैच हुए थे ईयर एंड से पहले यानी 31 मार्च से पहले वो सारे इनवॉइस हो गए हैं। अब आपको बताना है ऑडिटर ये प्रोसीजर करके कौन सा असर्शन वेरीफाई करना चाह रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ऑल्सो उस असर्शन को वेरीफाई करने के लिए आप और क्या क्या प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है दैट इज कट ऑफ प्रोसीजर। अब कट ऑफ प्रोसीजर होता क्या है? अब अगर आपने AS 9 पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड इज ट्रांसफर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड 2 तरीके से ट्रांसफर माना जाता है। कई जगहों पे ये तब माना जाता है जब आपकी फैक्ट्री से गुड्स डिस्पैच हो जाता है, कई जगह पर ये तब माना जाता है जब सामने वाले के पास गुड्स डिलीवर हो जाता है। एक्सपोर्ट में 2 डिलीवरी टर्म्स होते हैं FOB एंड CIF। FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड में माना जाता है जब मेरी फैक्ट्री से गुड्स निकला तब मैं इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट में ऐसा माना जाता है जब सामने वाले के पास गुड्स डिलीवर हुआ तब मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा एंड तब मैं इसको
उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। सपोज यहाँ पे एसआरटी प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी शेयर्स है, जितने भी सेल्स है, सबका डिलीवरी टर्म्स एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड है। मतलब जैसे ये गुड्स डिस्पैच होगा, जैसे ये गुड्स इसकी फैक्ट्री से निकलेगा, वैसे ही माना जाएगा कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब देखो बाकी जो महीने होते हैं ना, बाकी जो महीने होते हैं साल के, फरवरी, जनवरी, जुलाई, अगस्त, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई में गुड्स डिस्पैच हुआ तो भी उसी फाइनेंशियल ईयर का है, अगस्त में गुड्स डिस्पैच हुआ तो भी उसी फाइनेंशियल ईयर का है। बट मार्च और अप्रैल में ये दिक्कत होती है। मार्च में अगर गुड्स डिस्पैच हुआ है तो वो मार्च के मंथ का सेल्स है, बट वही अगर वो गुड्स 1 अप्रैल को डिस्पैच हो जाए तो वो अप्रैल के महीने का सेल्स है। इसीलिए ऑडिटर को कहा जाता है लास्ट 5 डेज का इनवॉइसेस ऑफ द मंथ ऑफ मार्च एंड फर्स्ट 5 डेज ऑफ इनवॉइसेस ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल ऑडिटर को ध्यान से चेक करना चाहिए एंड उसमें देखना चाहिए कि डेट ऑफ डिस्पैच क्या है। अगर डेट ऑफ डिस्पैच अप्रैल है तो वो अप्रैल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अगर डेट ऑफ डिस्पैच मार्च है तो वो मार्च में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एंड यहाँ पे ऑडिटर एग्जैक्टली वही चेक करने की कोशिश कर रहा है कि जितने सेल्स एज ऑन 31 मार्च 24 रिकॉर्डेड है वो 31 मार्च 24 तक डिस्पैच हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अप्रैल में जो गुड्स डिस्पैच हुए उसका सेल्स मार्च में इंक्लूडेड है, या कहीं ऐसा नहीं है जो मार्च का कोई डिस्पैच है वो अप्रैल के सेल्स में इंक्लूडेड है। इस असर्शन को हम कहते हैं कंप्लीटनेस असर्शन वेरीफाई करना। बेसिकली ऑडिटर चेक कर रहा है कि जो सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कंप्लीट है या नहीं है। इस असर्शन को चेक करने के लिए आप और क्या क्या प्रोसीजर्स कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जैसा कहा कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ इनवॉइसेस लेके उनको टेस्ट चेक कर सकते हैं, उनके डेट्स चेक कर सकते हैं जस्ट टू इंश्योर कि वो सही डेट पे रिकॉर्डेड है। इसके अलावा जो मोस्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं वो वाटरवेज के थ्रू होते हैं, तो आपको एक शिपमेंट मिल मिलता है, कंपनी को एक शिपमेंट मिल मिलता है जिसमें डेट ऑफ डिस्पैच लिखा रहता है, तो आप उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अपकमिंग ईयर है, जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसके अप्रैल एंड मई के मंथ का सेल्स रिटर्न चेक कर लेना चाहिए। अब मैम ये क्यों? तो अगर आपको दिख रहा है सेल्स रिटर्न का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूज है, मोर देन द यूजुअल सेल्स रिटर्न कंपनीज हैज़, इट मे बी एन इंडिकेटर कि मार्च के मंथ में कंपनी ने जितने सेल्स रिकॉग्नाइज किए थे वो फेक हैं एंड अब वो रिवर्स कर रही है। तो हमें जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसकी अप्रैल एंड मई का मंथ का सेल्स चेक कर लेना, सेल्स रिटर्न चेक कर लेना चाहिए एंड देख लेना चाहिए कहीं बहुत ज़्यादा सेल्स रिटर्न तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेल्स रिटर्न है सो दैट इज़ एन इंडिकेटर कि हो सकता है मार्च के मंथ में जो कंपनी ने सेल्स रिकॉग्नाइज किया था वो सब फेक थे। बिल एंड होल्ड सेल्स अगर है कंपनी के तो वो देख लेना चाहिए। बिल एंड होल्ड सेल्स क्या होता है? तो सामने वाले से एक्सक्यूज मी, तो सामने वाले से हमने पैसे ले लिए हैं, सामने वाले को इनवॉइस दे दिया है पर अभी तक गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है। सामने वाले से हमने पैसे ले लिए हैं, सामने वाले को इनवॉइस दे दिया है पर गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है, तो हो सकता है सामने वाले की फैक्ट्री में भी जगह नहीं है, उसने बोला देख तुम पैसा वैसा ले ले, इनवॉइस बना दे, जब मेरे पास जगह होगा तब मैं तेरे को बोलूँगा कि इसको डिस्पैच कर दे। तो अगर बिल एंड होल्ड सेल्स है तो उसको भी चेक कर लो, देख लो अगर कोई इन्वेंट्री है जो अब कंपनी बोल रही है यार ये मेरी नहीं कस्टमर की है पर वो लेके नहीं गया है, तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। लास्टली डिस्काउंट और इंसेंटिव्स देख लो एंड देख लो वो सारे एज पर कंपनीज पॉलिसी एंड जनरल इंडस्ट्री ट्रेंड्स है ना, यानी अचानक से किसी भी कस्टमर को बहुत ह्यूज डिस्काउंट या बहुत ह्यूज इंसेंटिव तो नहीं दिया गया है ना। वेरी नाइस क्वेश्चन, मुझे लगता है कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कट ऑफ का इन्वॉल्वमेंट है, कंप्लीटनेस असर्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम के पहले ज़रूर देख के जाइएगा। Next, Car Limited, an automotive parts manufacturer, appointed Amit and Associates as auditor for financial year 23-24. During the audit, CA Amit noticed a significant rise in the raw material consumption, steel and aluminum, despite a decrease in production. This discrepancy led to detailed reviews of vendors supplying these raw materials. While verifying the existence of vendors and the actual receipt of goods or raw materials by the company, which assertion is being verified by CA Amit, explain the procedure for the same. तो यहाँ पे बोल रहा है कार लिमिटेड करके कंपनी है, उसको ऑडिट अमित एंड एसोसिएट्स कर रहे हैं। अमित ने इस कंपनी में बहुत अजीब सी चीज़ नोटिस की। क्या अजीब सी चीज़ नोटिस की? उन्होंने नोटिस किया कि रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहा है, वेरएस प्रोडक्शन जो है वो गिरते जा रहा है।
मैम ये तो अजीब सी बात हो गई। रॉ मटेरियल कंजम्पशन और प्रोडक्शन में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना। जैसे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बढ़ता है आपका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, या प्रोडक्शन गिर रहा है तो आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी गिरना चाहिए, या आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए। इन दोनों के बीच में तो हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है तो कुछ गड़बड़ है। एंड अमित को भी ये बात लगी तो उसने क्या किया, उसने सोचा एग्जिस्टेंस ऑफ वेंडर्स एंड एक्चुअल रिसीट्स ऑफ गुड्स चेक करते हैं, यानी ये जितना रॉ मटेरियल्स दिखा रहे हैं ये आया भी है या नहीं आया है, एंड जिस क्रेडिटर्स के अगेंस्ट पे दिखाए रहे हैं वो क्रेडिटर्स एक्चुअली एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो एग्जिस्टेंस वो चेक कर रहे हैं ये कौन सा असर्शन का चेकिंग हो रहा है, प्लस उसके लिए और क्या क्या प्रोसीजर है जो अमित कर सकते हैं। तो मैं बता दूं जब भी आप किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस चेक करते हैं इन रिलेशन टू पीएनएल तो आप अकरेंस असर्शन चेक कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली अकर हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे बात हो रही है रॉ मटेरियल के एग्जिस्टेंस यानी परचेजेस के अकरेंस को चेक करने की। तो परचेजेस का अकरेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो देख लो कोई भी फेक परचेजेस तो नहीं है ना, कोई भी फेक परचेजेस तो नहीं है, प्लस कोई भी परचेज इनवॉइस डबल रिकॉर्डेड तो नहीं है ना। इसके अलावा गुड्स परचेज हुए हैं तो ऑब्वियसली गुड्स आए होंगे आपके फैक्ट्री में, तो गेट इनवर्ड रजिस्टर में उनकी नोटिंग होगी तो वो चेक कर लो। गुड्स आए होंगे तो आपने ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन किया होगा तो देख लो क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई है या नहीं हुई है। अब आपको क्या लगता है क्रेडिटर भी आ जाता है क्या साथ में ट्रक में आपको गुड्स देने, नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा आपके पास गुड्स डिलीवर हुए, वो कैसे सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करेगा, वो कैसे इंश्योर करेगा आपके पास गुड्स डिलीवर हो गए। तो वो क्या करता है, वो कस्टमर से एक GRN गुड रिसीट नोट मांगता है जिसमें वो कहता है कस्टमर को जितने गुड्स आपको रिसीव हुए हैं वो सारे मुझे लिख के दे दीजिए। इससे क्या होगा कल को आप भी मुझे कभी कह नहीं पाएंगे या ब्लेम नहीं कर पाएंगे देख मेरे को ये नहीं मिला था क्योंकि आपने GRN में साइन किया, प्लस मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आप चेक कर लो जितने भी गुड्स आए हैं सबके अगेंस्ट पे प्रॉपर GRN तो है ना। फर्दर GRN को आपको PO यानी परचेज ऑर्डर एंड परचेज इनवॉइस से भी मैपिंग करना चाहिए। उसके बाद देख लो स्टॉक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर्स पर्सनल ने प्रॉपर्ली अपडेट किया है या नहीं किया है। इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते समय कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप परचेज इनवॉइस परचेज ऑर्डर की कॉपी ले तो दैट शुड बी एन ओरिजिनल कॉपी एंड नॉट अ डुप्लीकेट वन, क्योंकि डुप्लीकेट में मैनिपुलेशंस करना बहुत आसान होता है। फर्दर परचेज शुड बी रिकॉर्डेड ओनली वंस रिस्क एंड रिवॉर्ड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द एंटिटी। जितने भी परचेज इनवॉइसेज है वो किसके नाम पे होने चाहिए, ऑब्वियसली एंटिटी के नाम पे होने चाहिए। अगर GST परचेज है तो ITC का कंपोनेंट होना चाहिए, एंड देख लो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया है एंड उसका क्रेडिट भी कंपनी ने ले लिया है। फर्दर अगर रिलेटेड पार्टी से परचेज है मतलब भाई बहन से परचेज है, मतलब अपने रिलेटेड लोगों से परचेज है, तो देख लो वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे है एंड उस पर प्रॉपर कंट्रोल्स है ना। फर्दर अगर कोई परचेज कैपिटलाइज होना चाहिए, जैसे कोई मशीनरी का परचेज है, कोई ऐसा परचेज है जो कैपिटलाइज होना चाहिए नॉट एक्सपेंस ऑफ, तो उसको चेक कर लो। एंड कुछ अगर अनयूजुअल या सस्पिशियस एंट्रीज लग रही है तो उसका जर्नल एंट्रीज रिव्यू कर लो। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन से है। अब कहने को तो ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, बट द प्रॉब्लम इज इंस्टीट्यूट जो इससे क्वेश्चंस देख रहा है वो छोटे और क्यूट से तो नहीं है। इंस्टीट्यूट जब इसे क्वेश्चंस दे रहा है तो वो सबसे अनयूजुअल एरिया से क्वेश्चंस दे रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आएगा तो देखिए इसे एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बट जब भी आप ये चैप्टर पढ़े तो कॉन्सेप्चुअली बहुत ध्यान से चैप्टर पढ़े, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे ताकि कल को क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसको कर पाए। CA PICU has prepared audit documentation of an entity describing nature, timing and extent of audit procedures performed during the course of audit. In documenting nature, timing and extent of audit procedures performed, which matters shall be recorded. He is also of the view that such documentation alone as described above meets the requirements of standards on auditing. Comment upon the validity of his views. तो यहाँ पे बोल रहा है CA PICU करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो किसी कंपनी का ऑडिट कंप्लीट कर रही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने सोचा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट करने का, एंड वो आपसे पूछ रही है कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट करते समय उनको क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। प्लस उनको एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट कर दे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा उनको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में और कुछ डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है एज पर SA 230।
तो आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले बात करें अगर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो उसमें ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना होता है क्या, कब, किसने कौन सा काम किया है। तो सबसे पहले क्या काम किया है, किसने काम किया है और कब काम किया है, साथ साथ क्या, कब, किसने रिव्यू किया है वो भी बताना पड़ेगा। तो किसने रिव्यू किया है, कब रिव्यू किया है एंड कितना रिव्यू किया है, ये भी डॉक्यूमेंट करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सीए पिकू ने आपसे पूछा था कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या डॉक्यूमेंट करना है, उसका आंसर ये है। अब जो उसका सेकंड कंफ्यूजन था कि क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इज इनफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन एज पर एस 230, तो आपको बताना पड़ेगा दैट इज नॉट इनफ। उसके साथ साथ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन के साथ साथ ऑडिट कंक्लूजन्स रीच, प्लस सिग्निफिकेंट मैटर्स, प्लस ऐसे एरियाज जहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट का यूज हुआ, ये सब मैटर्स भी सीए पिकू को डॉक्यूमेंट करने होंगे। तो आपने देखा ऐसा क्वेश्चन था जो शायद बच्चे यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर से। तो जैसा मैंने कहा चैप्टर छोटा है, चैप्टर इजी है, बट इंस्टीट्यूट जैसे क्वेश्चंस इस पे दे रहा है अभी, दैट इज नॉट इजी एंड छोटा। नेक्स्ट, during an audit of MNT Limited, CA Shubh, the auditor discovers an issue with stock valuation. To ensure the accuracy and reliability of his observations, CA Shubh needs to document the audit procedures, evidence collected, and his observations thoroughly. In this situation, how does audit documentation help CA Shubh support his findings in audit in accordance with standards on auditing? आसान सवाल है, आपसे पूछ रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने का एडवांटेज क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या क्या हेल्प मिलती है ऑडिटर को। तो सबसे पहले प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट बहुत आसान हो जाता है। और इसके बाद DSR यानी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू आसान हो जाता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो इस पर साइन करता है, तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होती है। आपको कई बार ऐसे पेपर्स मिलते हैं जो पूरे 5 years ऑफ ऑडिट के लिए वैलिड होते हैं, तो मैटर्स ऑफ कंटिन्यूएंट सिग्निफिकेंस रिकॉर्ड हो जाता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड लास्टली, कल को आके कोई बोले यार तूने ऑडिट नहीं किया है, तो उसको प्रूफ देने में भी काम आता है, यानी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के भी काम आता है। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आता है तो अच्छी बात है। चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू से कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था, इसलिए अब हम आएंगे चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट पे। SKN Limited, a biopharma company and global manufacturers of selected critical care medical products, have been sanctioned working capital limits of 5.99 crore from a nationalized bank on the basis of security of current assets. During the year under audit, the statutory auditor of SKN Limited considers that inventory is material to the financial statements and performs audit procedures over the company's final inventory records to determine whether they accurately reflect actual inventory count and without any major discrepancies for each class of inventory. What are the reporting requirements regarding फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री अंडर कारो 2020 इन दिस केस? तो यहाँ पे बोला SKN लिमिटेड करके एक बायोफार्मा कंपनी है एंड वो कुछ क्रिटिकल केयर मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इसको 5.99 करोड़ का वर्किंग कैपिटल सैंक्शन हुआ है एंड ऑडिटर जो है वो आपसे चाहता है कि कारो 2020 के कौन से क्लॉजेज इन रिलेशन टू कौन से पॉइंट्स इन रिलेशन टू क्लॉज ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, आप बताइए। तो अगर आपको क्लॉज नंबर 2 याद हो कारो का, तो क्लॉज नंबर 2 जो है वो इन्वेंट्री पे है एंड उसमें 2 चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज बीइंग कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स, इफ नॉट उसके बारे में रिपोर्ट करना है। एंड अगर कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसी यानी 10% से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है तो क्या वो प्रॉपरली डेल्ट विद है या नहीं, उसके बारे में बताना है, और अगर नहीं तो उसके बारे में रिपोर्ट करना है। साथ साथ अगर कोई भी कंपनी है जिसको वर्किंग कैपिटल लोन मिला है 5 करोड़ से ज़्यादा, तो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स है जो कंपनी बैंक को सबमिट कर रही है, क्या वो एज पर कंपनीज एक्चुअल रिकॉर्ड्स है या नहीं है, उसके बारे में बताना है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसके बारे में भी बताना है। अब ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे 5 करोड़ वाला वर्किंग कैपिटल लिमिट भी सैंक्शन हुआ है, प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री वाला पॉइंट तो हर कंपनी में एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स ऑफ कारो 2020 रिपोर्ट किए जाएंगे। जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो सब आपको लिख के आना है, ये सब आप नहीं लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। साथ में क्लॉज 2 भी होना चाहिए आपके आंसर में, वरना हाफ से 1 मार्क कट सकता है। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग। ये अब
और एक खौफनाक चैप्टर होता है बच्चों के लिए, बट येट अगेन मुझे जो आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चंस देखने मिले दैट वर इजी। हाँ, इससे ये पता चला कि गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो 2 अंडरटेकिंग्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो है आरटीपी एमटीपी में बहुत सवाल पूछे गए थे। तो जब भी एग्जाम में प्रिपेयर करिए, एग्जाम के पहले इसके लिए प्रिपेयर करिए, तो गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ध्यान दीजिएगा। A government department has been allocated a budget for infrastructure development. During the audit, the auditor observes the following. Some payments were processed without proper approval from competent authority. अच्छा, तो यहाँ पे बोला है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व हुई थी एंड आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व की थी एंड आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट यहाँ एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले कहा है सम पेमेंट्स वर प्रोसेस्ड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम कंपेटेंट अथॉरिटी, यानी यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट को देखना है कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, जितने भी पेमेंट्स है, वो सारे सैंक्शनड है या नहीं। तो इसके बारे में आपको पता चलेगा थ्रू ऑडिट ऑफ सैंक्शन। ऑडिट ऑफ सैंक्शन देखता है जितने भी एक्सपेंडिचर्स है वो जनरल और स्पेशल सैंक्शन से कवर्ड है या नहीं है। A large scale project was implemented but no assessment has been made regarding the expected benefits were achieved or not. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंसर्न है कि एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हुआ बट जो अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ कि नहीं, ये देखा नहीं गया। तो ये आपको पता चलेगा थ्रू परफॉर्मेंस ऑडिट। उसमें बताया जाता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Funds were utilized from an account for which no budgetary provision was made. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसे अकाउंट से फंड्स निकाले गए जहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं बना था। तो इसके बारे से आपको पता चलेगा थ्रू ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स। फिर certain expenditures were made without following the prescribed फाइनेंशियल रेगुलेशंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हुए जिसको बिना रेगुलेशंस के किया गया या जहाँ पे रेगुलेशंस को डिफीट किया गया या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया। तो अगर आपको चाहिए कि जितने भी एक्सपेंडिचर है वो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन हो रहे हैं कि नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हो ऑडिट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस में। Lastly, there were instances of unnecessary spending that did not align with financial propriety. तो अगर आपको देखना है कहाँ से ऐसे एक्सपेंडिचर हुए जो यूजलेस है, जो नहीं होने चाहिए थे, जो अवॉइडेबल है, तो वो आपको पता चलेगा थ्रू प्रोप्राइटी ऑडिट। तो बहुत आसान सवाल है, जो भी बच्चा एक्सपेंडिचर ऑडिट अच्छे से करके जाएगा वो आराम से ये सवाल आंसर कर पाएगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट के मायने से ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑडिट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो कंसिडर इट एज एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो सबसे पहले हमने बोला ऑडिट ऑफ सैंक्शन, फिर हमने बोला परफॉर्मेंस ऑडिट, उसके बाद हमने बोला ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, फिर ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, एंड लास्ट हमने बोला प्रोप्राइटी ऑडिट। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे अगर आपने एक्सपेंडिचर ऑडिट अच्छे से किया है। एनी विच वे गवर्नमेंट ऑडिट जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर आपको एक्सपेंडिचर ऑडिट पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। While auditing a renowned 4-star hotel in Pune, CA Shrey observes a gift shop operating within the hotel premises. On further inquiries, he comes to know that the stock in the gift shop belonged to the gift shop owner and hotel receives rent for letting out the space. Discuss how auditor can verify payment of common amenities used by the gift shop owner to the hotel. तो यहाँ पे बोल रहा है एक 4-स्टार होटल है पुणे में जिसका ऑडिट CA Shrey कर रहे हैं। ऑडिट के दौरान उनको पता चला होटल प्रमाइसिस में एक गिफ्ट शॉप है एंड ये जो गिफ्ट शॉप है ये गिफ्ट शॉप ओनर को ही बिलोंग करती है एंड होटल जो है उसके लिए एक रेंट लेता है। अब श्रेय जो है वो चाहते हैं कि वो वेरीफाई करे पेमेंट ऑफ कॉमन अमेनिटीज यूज्ड बाय द गिफ्ट शॉप ओनर टू द होटल एंड इसके लिए वो आपसे प्रोसीजर्स चाहते हैं। सबसे पहले अगर होटल ने गिफ्ट शॉप ओनर को एक शॉप रेंट पे दी है तो रेंट अग्रीमेंट हुआ होगा, तो रेंट अग्रीमेंट चेक कर लीजिए। फर्दर गिफ्ट शॉप ओनर टाइम टू टाइम रेंट दे रहा होगा तो उसके बदले होटल उसको एक रेंट रिसीट दे रहा होगा, तो वो चेक कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए जितने भी टैक्सेस है जो गिफ्ट शॉप ओनर कलेक्ट कर रहा है वो सारे ड्यूली सबमिटेड है या नहीं है। अब क्या होता है ना, गिफ्ट शॉप ओनर या कुछ भी अलग से जो शॉप्स होते हैं ना आपके होटल में, उसको पेमेंट का दो तरीका होता है। या तो वो होटल को एज अ परसेंटेज पे करती है या वो होटल को जितना उसने कंपोनेंट्स यूज़ किया उसके हिसाब से पे करती है। कुछ भी है वो अग्रीमेंट पे मेंशन रहता है
तो चेक कर लीजिए क्या पेमेंट का शेयरिंग का तरीका है यहाँ पे, कि क्या जो गिफ्ट शॉप ओनर है वो सर्टेन परसेंटेज पे करती है होटल को हर बार, या गिफ्ट शॉप जितना अमेनिटीज़ एक्चुअली यूज़ करती है उस एक्सपेंडिचर के हिसाब से पेमेंट करती है। तो जो भी होगा वो लिखा हुआ रहेगा आपके अग्रीमेंट में बिटवीन गिफ्ट शॉप ओनर एंड होटल, तो उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स जितने भी है ऑन यूटिलिटी कंजम्पशन वो सब एक बार वेरीफाई कर लीजिए। जो भी अमाउंट्स होटल चार्ज कर रहा है फ्रॉम द गिफ्ट शॉप ओनर उसको चेक कर लीजिए एंड देख लीजिए वो रीजनेबल तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना मतलब गिफ्ट शॉप ओनर को एक होटल में स्पेस दिए तो मतलब अंधाधुंध उससे पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजनेबल है या नहीं ये चेक कर लो एंड देख लो जो भी छोटे मोटे रिपेयर्स की कॉस्ट है वो सब एक्सपेंस ऑफ हुए हैं एंड अगर कोई बड़ा खर्चा है तो वो कैपिटलाइज किया गया है ना। तो नथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, नथिंग वेरी स्पेशल। इसमें सबसे पहले 2 पॉइंट आपको रेंट के लिखने हैं। एक पॉइंट जो खास है जो आपको ध्यान रखना है वो देख लो कि कॉमन अमेनिटीज़ का पेमेंट कैसे हो रहा है, या तो एक प्रोपोर्शन परसेंटेज हो रहा होगा या जितना एक्सपेंडिचर वो एक्चुअली या जितना अमेनिटीज़ वो एक्चुअली यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से पेमेंट कर रहा है कि नहीं वो देख लो। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लो, टैक्सेस जो कलेक्ट हुए हैं वो सारे पे हुए हैं कि नहीं वो चेक कर लो। देख लो जो पेमेंट है या जो चार्जेस है होटल के वो अननेसेसरी नहीं है, रीजनेबल है। एंड लास्टली अगर छोटे मोटे एक्सपेंसेस है तो देख लो वो रिपेयर में चार्ज ऑफ हुआ है, कैपिटलाइज नहीं हुए है। थर्ड, as per Multi-State Cooperative Societies Act 2002, the auditor shall make a report to the members of Multi-State Cooperative Society on the accounts examined by him and on every balance sheet and profit and loss account and on every other document required to be part or annexed to the balance sheet or profit or loss account explain। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑडिटर है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड पीएनएल एक एनेक्चर अटैच करके देगा जिसमें कुछ बातें लिखी हुई होंगी, जिसमें वो कुछ बातें बताएगा। आपको वो बातें बतानी है जो एक ऑडिटर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को बताता है। अब अगर आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट याद हो जो कि आपने पढ़ा होगा ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे हमें बताया गया था एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है, यहाँ पे भी उसी के कुछ पॉइंट्स लेके बताया गया है। इनफैक्ट अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको कंपनी से सिमिलर लगेंगी, कंपनीज एक्ट से सिमिलर लगेंगी, सेक्शन 141 से सिमिलर लगेंगी। तो अगर आपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं पढ़ा है अभी तक तो ज़रूर एक बार पढ़िए, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ कॉमन है जो आपको ऑलरेडी आती है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे आपको पूछा है कि एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है लाइक एनी अदर कंपनी की क्या बैलेंस शीट एंड पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद कि क्या उसको सारा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला है या नहीं मिला है। फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा रिक्वायर्ड है रखना वो सब रखा गया है या नहीं रखा गया है। अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ब्रांच है तो ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट आ गया है या नहीं आया, जो रिटर्न्स है वो एडिक्वेट है या नहीं है। लास्टली जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैलेंस शीट और पीएनएल है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स तो है ना। अगर आपने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे पॉइंट्स हूबहू सेम टू सेम है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ ऑडिट रिपोर्ट में वो भी पढ़ लीजिए। अगर आप वो पढ़ देंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे एंड वहाँ की जो चीज़ें होंगी याद होंगी वो तो अलग है ही। तो ये 4 चीज़ें हैं जो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है। Chapter 10, that is bank audit. While conducting the statutory audit of a large branch of KNB Bank for the year 23-24, CA Hema observed the profit and loss account of a branch reflects interest income of rupee 80 crore and other income of rupee 5 crores. She also noticed that few borrower accounts at branch have slipped into NPA category in the past period as well as in current year. Which audit procedure should be performed by her to verify reversal of income in the books of accounts of ब्रांच। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है सीए हेमा जो है वो केएनबी बैंक का ऑडिट कर रही है एंड उनको रिवर्सल ऑफ इनकम वेरीफाई करना है। अब बैंक इनकम रिवर्सल कब करता है, तो बैंक इनकम रिवर्सल जनरली एनपीए के केस में
करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अकाउंट्स में करता है। तो अगर आपने बैंक ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एनपीए के केस में बैंक्स अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उनको रियलाइजेशन बेसिस पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना होता है, यानी जब पैसा आए तभी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना होता है। फर्दर उसमें ऐसा कहा गया है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई अकाउंट एनपीए बन गया है एंड उस पर कोई इंटरेस्ट पहले से अक्रू किया गया था जो आज तक रिसीव नहीं हुआ है, वो भी बैंक को रिवर्स कर देना चाहिए। तो दिस इज वेयर रिवर्सल ऑफ इनकम कम्स एट प्ले। तो यहाँ पे कैसे हेमा रिकॉग्नाइज कर सकती है, कैसे हेमा इंश्योर कर सकती है कि जितना रिवर्सल ऑफ इनकम है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले उसको देख लेना चाहिए कि जितने भी अकाउंट्स एनपीए है जिस पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड तो हो गया था पर रियलाइज नहीं हुआ है, वो सारा रिवर्स हो गया है या नहीं हुआ है। फर्दर अगर बैंक ने कोई इनकम रॉन्गली रिकॉग्नाइज कर दी थी तो वो रिवर्स हुआ है या नहीं है वो चेक कर लो। उसके बाद अगर कोई कमीशंस है, कोई फीस है, कोई सिमिलर इनकम है जो आपने एनपीए में डाल दिया था, जो अक्रू तो हो गया था बट रियलाइज नहीं हुआ है, तो वो सब भी रिवर्स हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी जो इंटरेस्ट अकाउंट होता है या जो इनकम अकाउंट होता है उसका नेचर क्या होता है मैम? उसका क्रेडिट नेचर होता है, उसमें क्रेडिट एंट्रीज पड़ती है। तो अगर उसमें कोई डेबिट एंट्री है, इफ़ इट इज़ नॉट अ केस ऑफ रिवर्सल, तो उसके बारे में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी चाहिए एंड पता करनी चाहिए इसका रीज़न क्या है। तो ऑडिटर कैसे वेरीफाई कर सकता है रिवर्सल ऑफ इनकम? सबसे पहले देख लो जितने भी एनपी अकाउंट्स हैं जिसपे इंटरेस्ट, कमीशन या भी कोई भी सिमिलर फीस अक्रू हो गई थी बट रियलाइज नहीं हुआ है, वो सारा रिवर्स हो गया है। उसके बाद जो इनकम अकाउंट है उसका नेचर क्या होता है मैम? उसका क्रेडिट नेचर होता है, उसमें क्रेडिट पे एंट्रीज पड़ती है एंड जब कोई रिवर्सल होता है तब डेबिट में एंट्रीज पड़ती है। बट अगर उसमें कोई लार्ज डेबिट्स है जिसका रीज़न रिवर्सल ऑफ इनकम इन केस ऑफ एनपीए नहीं है, तो उसके बारे में ऑडिटर को इंक्वायरी करनी चाहिए एंड पूछताछ करनी चाहिए। एंड लास्टली अगर हर एंटिटी की तरह कुछ भी रॉन्गली रिकॉग्नाइज इनकम है तो उसको रिवर्स कर देना चाहिए बैंक को। एंड वी कम टू द लास्ट चैप्टर विच हैज़ 2 क्वेश्चंस। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। The auditor shall plan and perform an audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statements to be materially misstated. Discuss any 5 examples of professional skepticism. आपसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज बेसिकली एन एटीट्यूड विच रिक्वायर्स द ऑडिटर टू हैव अ क्वेश्चनिंग एंड अलर्ट माइंड, यानी ऐसे उसको कोई भी बुद्धू बना के नहीं चला जाना चाहिए, उसको हर चीज़ में इंक्वायरी करनी चाहिए, पूछताछ करना चाहिए एंड वंस ही इज सेटिस्फाइड तभी उसको वो एविडेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड फिर ही कंक्लूजन में आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट उसको कोई भी एविडेंस पकड़ा के चला जा रहा है एंड बिना कुछ देखे समझे वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, बिकॉज उस पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हर चीज़ बहुत ध्यान से देखे, एक्सेप्ट करें तभी कंक्लूजन पे आए। अब कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहले अगर एक ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है तो वहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ज़रूरत है। मतलब आपने एक एम्प्लॉय से इंक्वायरी की, उससे कुछ और बात बताई और जब आपने वही रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट किया तो उससे आपको कुछ और बात पता चल रही है, तो मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज़ करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर आपको कहीं से पता चलता है कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलायबल नहीं है, यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ज़रूरत है। सर्कमस्टांसेस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, तो आपको समझ में आ गया है अगर यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। Circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those required by SA, मतलब आपने जो प्रोसीजर्स है रिक्वायर्ड बाई SA वो तो परफॉर्म कर लिया बट उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, अगर उससे ज़्यादा भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की नीड बन रही है, मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उसको एक बार देख लो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने से 3 चीज़ों का रिस्क अवॉइड होता है। क्या 3 चीज़ों का? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट एविडेंस। अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड नहीं रहेगा, अगर आप एविडेंस ही ध्यान से नहीं देखोगे तो आप कुछ भी चीज़ें ध्यान से नहीं देखोगे एंड जो जैसा कंक्लूजन बन रहा है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, विच इज़ रॉन्ग। यूजिंग inappropriate assumptions in determining nature, timing and extent of audit procedures, तो जब आप assumptions ही गलत लोगे, जब आप
आप assumptions ही सही नहीं लोगे तो कभी भी आपके प्रोसीजर्स जो है वो सही से डिज़ाइन नहीं होंगे, कभी भी जैसा फैप होना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो ये रिस्क भी बनता है अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन नहीं करते, एंड अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते हैं तो ये रिस्क भी अवॉइड होता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने से 3 चीज़ों का रिस्क अवॉइड होता है: ओवर लुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड यूजिंग इनअप्रोप्रिएट असम्पशंस। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ऐसे तो मोस्टली बच्चों को आता है, बट हो सकता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोल के उनको ये नहीं समझ में आए कि क्या लिखना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो एरियाज लिखने हैं जहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। And we come to the last question for the video. Sigma Limited has approached CJK and Associates to appoint them as their auditor for a period of 5 years in accordance with provisions of Companies Act 2013. The prospective client company is new to the audit firm. SQC1 requires that a firm, before accepting engagement, should inquire vital information about the client, which helps the firm decide about the integrity of the client. Apart from integrity, obtaining such vital information about client is helpful to the audit firm in deciding about which matters should be considered by the audit firm with regard to integrity of the client. तो यहाँ पे बोल रहा है कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या 3 चीज़ें देखनी चाहिए एज पर SQC1, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट आप कैसे देख सकते हैं। तो 3 चीज़ें जो आपको SQC1 के हिसाब से देखनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिट इज इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, कंपेटेंस यानी कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज टू परफॉर्म एंगेजमेंट एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है ये ऑडिट फर्म को खुद से देखना है कि क्या उसके पास कैपेबिलिटी है, टाइम है और रिसोर्सेज है टू परफॉर्म द ऑडिट। अगर हाँ आंसर आ रहा है तभी आपको ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड ये जो कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स है ये भी चीज़ ऑडिट फर्म को ही देखनी है कि क्या अगर वो इस कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो क्या वो अपने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगा, वो इंडिपेंडेंट रह पाएगा। अगर आंसर है येस तभी उसको ऑडिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर बात करें इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट की, तो आप क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो सबसे पहले क्लाइंट का बिजनेस रेपुटेशन देख सकते हैं, उसके बाद क्लाइंट का नेचर ऑफ ऑपरेशंस देख सकते हैं। अब देखो कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हाई होते हैं जो इनहेरेंटली रिस्की होते हैं, जैसे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हम आए दिन सुनते रहते हैं ये मैनिपुलेशन हो गया, ये फरेब हो गया, ये फ्रॉड हो गया। तो आपको नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन भी देख लेना चाहिए। Information concerning the attitude of clients, principals, owner, because ultimately it is the management who decides how the company is run. अब अगर मैनेजमेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, मैनेजमेंट चाहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट करना, तो वहाँ पे आप कम से कम मैनिपुलेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पे इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज हाई। बट वही अगर ऐसा है कि मैनेजमेंट खुद चाहता है कि हाँ भैया 5 करोड़ का प्रॉफिट 500 करोड़ की तरह दिखे, तो दैट इज अ ट्रू इंडिकेटर कि इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज नॉट देयर। अगर क्लाइंट का एक ही मोटो है ऑडिट फीस को कम से कम करे, तो फिर भैया वो क्वालिटी नहीं चाहता, वो यही चाहता है कोई भी आके एवं उसको ऑडिट करके चला जाए। अगर वो इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है ऑडिटर पे कि हम तुमको इससे बात नहीं करने देंगे, हम तुमको इसको कंफर्मेशन नहीं भेजने देंगे, हम तुमको वो नहीं करने देंगे, हम तुमको ये नहीं करने देंगे, अगर ऐसा कुछ है मतलब वो कुछ ना कुछ छुपाने का कोशिश कर रहा है एंड इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज लो और इज नॉट देयर। लास्टली इंडिकेशंस दैट क्लाइंट में बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड। तो भैया अगर क्लाइंट का पहले का रिकॉर्ड ही रह चुका है कि उसको यही सब काम में इंटरेस्ट है, उसको यही सब करना है, तो क्या आपको लगता है वो एज एन ऑडिटर आपको सब कुछ काम ढंग से करने देगा? वो आपको भी बोलेगा आओ बैठो तुम भी करो ये सब काम, आओ चलो थोड़ा थोड़ा तुम भी शेयर ले लो, हमारी मदद कर दो। तो वहाँ पे इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज टू बी क्वेश्चनड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से करके जाना है। बहुत बच्चे इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, डू नॉट स्किप, उससे क्वेश्चन आ सकता है एंड दीज आर द इंडिकेटर्स जिससे आपको पता चल सकता है इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज मेंटेन्ड और नॉट। लास्टली अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एज प्रॉमिस्ड इन द स्टार्ट मैंने बोला था MTP एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। MTP 1 एंड 2 को मैंने क्वेश्चन वाइज सॉर्ट कर दिया है एंड मैं आपको मेन चैप्टर्स बता देती हूँ जिससे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है अभी ज़्यादा। तो एक चैप्टर जो हाईलाइट में था दैट वाज ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, इससे क्वेश्चंस देखने को मिले। इसके अलावा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS वाज आल्सो वन चैप्टर जिससे क्वेश्चंस देखने को मिले। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ FS,
इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिले। साथ साथ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हाईलाइट टॉपिक्स की बात की जाए तो ये तीन तीन जो चैप्टर्स है ये हाईलाइट में रहे। इसके अलावा सब चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एक एक दोनों दो दो आया है, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ज़्यादा आया है जिस चैप्टर से वो ये तीन चैप्टर्स है, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, रिस्क असेसमेंट एंड आइटम्स ऑफ एफएस। बाकी सब चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चंस है, बट ये तीन चैप्टर्स आपको थोड़े ध्यान से करके जाने चाहिए। एनी विच वे पेपर एनालिसिस में भी हमने यही पैटर्न देखा कि इससे क्वेश्चंस अभी इंस्टीट्यूट ज़्यादा पूछ रहा है, तो एमटीपी में भी उन्होंने वही फॉलो किया है। एमटीपी 2 की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर्स अगेन हाईलाइट पे थे, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, और आपके आइटम्स ऑफ एफएस, और साथ साथ में आपके ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। येट अगेन ये दोनों चैप्टर्स जो है आपके, ये तीनों चैप्टर्स जो है आपके एमटीपी 2 में भी हाईलाइट में थे। अगर बात करें ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग की, तो उसमें जैसा मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हुए भी बोला कि गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन देखे गए। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ, और आपका कहाँ है, और गवर्नमेंट ऑडिट, इसमें भी आपके होटल्स और एनजीओ आए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो जब भी आप ये चैप्टर ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग घर पे पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अभी भी वक्त है। गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो अंडरटेकिंग है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो दैट इज़ पॉसिबल कि एक क्वेश्चन गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए एंड दूसरा क्वेश्चन कोई और अंडरटेकिंग से। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। आई होप कि अगर कल को कोई भी क्वेश्चन आता है इससे आपके एग्जाम में तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड सही से लिख पाएंगे। मैं ये पीडीएफ नीचे लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, ताकि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको कीवर्ड्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू पीपल आर स्टडिंग बहुत बहुत अच्छे से। ट्रस्ट मी, अभी का जो टाइम है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है यार कुछ नहीं याद हो रहा, कुछ नहीं आता है, बट ट्रस्ट मी यू पीपल नो इट ऑल। आपने इतनी मेहनत की है एंड आई एम वेरी श्योर कि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। सो थैंक यू, दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।